रामंतापुर में रहने वाली राधा और मीना नाम की गरीब माँ बेटी घर में काम करके उनकी दी रूखी सूखी खाती थी और एक छोटे से घर में रहती थी। रोज की तरह उस दिन भी घरों में काम करने के लिए निकल पड़ी। अम्मा, गांव भर के लोग मिलकर सरपंच के घर गए हैं, हम भी चलते हैं अम्मा। वहाँ कुछ नहीं है, आजकल गांव में होने वाली सोने पैसों की चोरी की बात करने गए हैं। हम ठहरे काम करके खाने वाले, हमें इन झमेले से क्या लेना बेटी, चलो काम पर चलो। ठीक है अम्मा, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगी। घर से निकलकर दोनों आजू बाजू के घर काम करने के लिए निकल जाती हैं। उसी गांव में सिवैया नाम का आदमी ठेले गाड़ी पर फल बेचता है और इसी बहाने से किस घर में कौन रहता है, क्या करता है, ऐसे घरों पर निगरानी रखता है ताकि रात को आराम से चोरी कर सके। एक दिन रात को राधा और मीना दोनों खाना खाकर खाट पर सोई हुई हैं। तभी कुत्ता भौंकने लगता है। मीना की नींद खुल जाती है, डर जाती है और माँ को जगाने लगती है। अम्मा, देखो बाहर कुत्ते भाग रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। राधा उठकर बाहर आकर कुत्ते को भगाती है। तभी उसे काला कपड़ा ओढ़े हुए एक आदमी जाता दिखता है। बाप रे, चोर! ऐसे चिल्लाते हुए वो अंदर भाग जाती है। ये देखकर सिवैया अपने आप से, कहीं राधा ने मुझे पहचान तो नहीं लिया, बाहर किसी को बताएगी तो नहीं, बाद में इसके बारे में सोचता हूँ, पहले उस घर में जाकर चोरी कर लूं। ऐसा सोचकर वो राधा जहाँ काम करती है उस घर पर पहुँचता है। दीवार कूदकर अंदर जाता है। सोचे हुए प्लान के मुताबिक अलमारी खोलकर गहने थैली में डालकर वहां से सीधे राधा के घर आता है। खिड़की से देखता है राधा मीना सोई हैं। देखकर 2 हार निकालकर खिड़की से खाट के नीचे डाल देता है, फिर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह राधा काम करने जाती है। घर की मालकिन सुभद्रा घर में चोरी हो गई करके दुखी होती रहती है। इतने में मीना गहने लेकर माँ के पास आती है। अम्मा, ये गहने हमारे घर में मिले, किसके हैं? ऐसा कहते हुए आती है। सुभद्रा गहनों को देखकर मेरे हैं कहते हुए ले लेती है। राधा को चोर बोलते हुए मारने लगती है। फिर उसे लेकर पंचायत में जाती है। वहाँ गांव के लोग चोर कहकर राधा को गालियाँ देने लगते हैं। अपमान के कारण राधा दौड़ते हुए पास के कुएं में कूदकर मर जाती है, भूत बन जाती है। थोड़े दिन बाद अपनी बेटी मीना को दिखाई देती है, भूत के नहीं, माँ के रूप में। बेटी से बात करके उसके सो जाने के बाद भूतनी बनकर सुभद्रा के घर की दीवार पर बैठ जाती है। ये चोर कौन है, देखना होगा। ऐसा सोचते हुए भूतनी को काला कपड़ा ढककर जाता हुआ एक आदमी दिखाई पड़ता है। वो उसके पीछे पीछे जाती है। सिवैया अपने घर पहुंचता है, काला कपड़ा हटाता है। उसे देखकर वो अचंभे में पड़ जाती है। तो ये है असल चोर, इसको मजा चखाती हूँ, अब देखो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। बस फिर क्या था, सारे गहने हवा में तैरने लगते हैं। सिवैया डर जाता है, कुछ समझ नहीं आता, बस हंसी सुनाई देती है। कौन हो तुम? क्यों रे, सोना नहीं चाहिए तुझे? कहकर सिवैया के सामने खड़ी होती है। सामने भूतनी देखकर सिवैया डरकर, मुझे मत मारो, छोड़ दो। भूतनी राधा में बदल जाती है। ये देखकर सिवैया सारी बात समझ जाता है। सारे गांव के सामने मैं कबूल करूंगा कि गहने मैंने चुराए, मुझे छोड़ दो। तुम अपनी गलती सुधार सकते हो, पर मेरा नाम जो खराब हो गया और मेरी बेटी की माँ जो मर गई, वापस ला सकते हो क्या? मुझे क्षमा कर दो, कल सुबह सबके सामने अपनी गलती मानूंगा। दूसरे दिन सिवैया पंचायत के सामने अपनी चोरी की बात मान लेता है। तब गांव का मुखिया उसे पुलिस को सौंप देता है। भूतनी राधा की तरह बदलकर बेटी की देखभाल करती है।
और दोनों फिर से सुखी रहने लगती हैं। प्रकाश केशवपुर गांव के तालाब के पास एक पत्थर पर फिक्र से बैठा है। उसकी उम्र करीब 25 साल है। क्या करूं और कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है और जरा भी नहीं है मेरे पास। वो चिंता करता रहता है। तभी उसके सामने एक जलपरी प्रकट होती है। क्यों प्रकाश, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? मुझे तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि सिनेमा घरों में चलने वाली मूवीज में दिखाई जाती हैं। मेरे पिता अपने टूटे पैरों के साथ बिस्तर पर पड़े हैं। मेरी माँ अपने स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती है। दहेज के पैसों के लिए मेरी जीजा जी ने मेरी बड़ी बहन को घर वापस भेज दिया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही छोटी बहन किसी के प्यार में दीवानी है और फेल हो गई है। बोलते रहो प्रकाश। शराबी छोटा भाई गली में घूमता रहता है। बड़े भाई ने दुकान के लिए कर्ज लिया और फिर गांव छोड़कर भाग गया। यही बात है ना? हाँ जलपरी, लेकिन ये तो बताओ, क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं जानती हो? तुम तो सभी कुछ जानती हो। सच बात तो ये है कि तुम्हारी समस्याएं ऐसी नहीं कि एक छोटे सिनेमा घर में दिखाई जाए। वो तो बड़े बजट की फिल्मों की तरह है। तुमने ये नहीं बताया कि तुम इन सब का सामना। जलपरी, मुझसे कुछ नहीं सूझ रहा। मुझ में इनका सामना करने की हिम्मत भी नहीं है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर में पैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रकाश की बात सुनकर जलपरी उसे एक जादुई मनी मशीन देती है। प्रकाश, ये एक जादुई मनी मशीन है। तुम इसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे लेते रहना, लेकिन लालच में मत आना। तुम्हारा लोभ तुम्हारा अंत बनेगा। ये कहते हुए जलपरी वहां से गायब हो गई। प्रकाश उस मैजिकल मनी मशीन को अपने घर ले आता है। वो अपने घर से एक पुराना अखबार उठाता है और उसे मैजिकल मनी मशीन में डालता है। मौजूदा आर्थिक समस्याओं को सुधारने के लिए मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है। जैसे ही उसने ये कहा, मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है। मशीन से 10 लाख रुपए निकल आते हैं और तुरंत मशीन बंद हो जाती है। बिना देर किए प्रकाश कुछ पैसे लेता है, अपनी बड़ी बहन को देता है और उसे उसकी सास के घर वापस भेज देता है। कुछ और पैसों से वो अपनी छोटी बहन के प्रेमी को बुलाकर उनकी शादी करवा देता है। उन्हें कुछ दुकानें चलाने और खुशी से रहने की सलाह देता है और शेष राशि से वो अस्पताल का भुगतान करता है और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से बात कर लेता है। इस तरह प्रकाश अपनी आवश्यकता के अनुसार मशीन से पैसे निकाल रहा था। कुछ दिनों के बाद जमींदार दामोदर को प्रकाश के गरीब होने के बावजूद उसकी तरक्की देखकर उस पर शक हुआ। वो अपने खेत जोतने वाले नौकर को पता लगाने के लिए कहता है। सीनैया प्रकाश के घर की खिड़की से झांकता है तो उसे मशीन के बारे में पता चलता है और वो दामोदर को बताता है। फिर एक दिन जब प्रकाश और उसका परिवार अपनी बहन के घर गए हुए थे, इसे एक मौके के रूप में लेते हुए दामोदर मैजिकल मशीन चुरा लेता है और उसे अपने घर ले आता है। बिना उसमें अखबार या कागज डाले वो पैसे मांगने लगता है। दामोदर मैजिकल मनी मशीन से 3 बार पैसे मांग लेता है और अचानक जादुई पैसे की मशीन एक राक्षस में बदल जाती है जो उसे हवा में लेकर उड़ जाता है। प्रकाश 2 दिन बाद जब अपने घर वापस आता है, तब दामोदर का आदमी उसे सब कुछ बताता है। प्रकाश मनी मन जलपरी को धन्यवाद देता है और खुश होता है।